वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पहली कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा को मुल्की तारीख में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया है। 6 हिस्सों पर मुश्तमिल इस डॉक्यूमेंट में कौमी हम आंगी, माशी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़, दिफा और जियोग्राफिकल सलामती, दाखिली सलामती, बदलती दुनिया में खारजा पॉलिसी और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। कौमी सलामती पॉलिसी में मईशत को मरकज़ी अहमियत दी गई है और माशी तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा कौमी मफाद तस्लीम किया गया है, जबकि अस्करी और इंसानी सलामती इसके दीगर अहम अज्जा हैं। पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील में चारों सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मुशावरत के अलावा 600 से ज़्यादा माहिरीन की आरा भी पॉलिसी की तश्कील में ली गई हैं। मगर अपोजिशन का गिला है कि अपोजिशन और पार्लियामान को इस अमल में शामिल नहीं किया गया। एक पॉलिसी जिसके मुताल्लिक ये दावा किया गया है कि कौमी मफाद के हसूल के लिए मशले राह है, इस पर सियासी इत्तफाक राय पैदा किए बिना क्या इसके आदाफ का हसूल मुमकिन है? इस पॉलिसी का अगर बात करें तो जो निस्फ हिस्सा है वो पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन पब्लिक किए गए वाले जो हिस्सा है उसमें अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा, ये वो सवाल है जो अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनरल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। नेशनल सिक्योरिटी जनरल साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, मगर साहब आपकी तरफ आती हूँ, उसका जो डॉक्यूमेंट है ये बन गया है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन क्या इसको ये बाकी समझा जा सकता है कि ये ऑल इनकम्पसिंग पॉलिसी है, या फिर जिस तरह नाकिदीन कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और सिर्फ कागज़ काले किए गए हैं? किस तरह आप देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रिंसिपली उसूली तौर पे कोई पॉलिसी बनाना तो बहुत अच्छी बात होती है, उसमें आपको उसके इफ़ एंड बट्स जो है हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी का उसूल बताते खुद बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन ये कि जिस तरीके से चीज़ें, मैंने पूरी पॉलिसी तो नहीं पढ़ी है अभी, लेकिन जो उसूल उसमें वज़ा किए गए हैं मेरा ख्याल है वो भी थोड़े नाकाफ़ी हैं। ये सबसे पहले तो आपने बुनियादी तौर पे किसी भी पॉलिसी, ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते वक्त आपने जो बुनियादी इशू को, सवाल को डिस्कस करना है वो ये कि पाकिस्तान को आपने ले जाना किस डायरेक्शन में है। पाकिस्तान की जो नेशनल नैरेटिव है वो है क्या, और यही वो सवाल है जिस पे कंफ्यूजन पाया जाता है कि हमने एक रोशन ख्याल मुल्क बनना है या हमने एक जो है वो कंजर्वेटिव कंट्री बननी है। तो हम उस डायरेक्शन में हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें इस बुनियादी इशू को डिस्कस, क्योंकि जब आप डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में अपने मुल्क को ले जाना है, इस डायरेक्शन में रियासत में जाना है, तब आप उसके निटी ग्रेटी में आते हैं कि हाँ, फिर सबसे पहले तालीम, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर फेज वाइज आती हैं। इस वक्त जो हमें लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन तो एक बहुत ही कठिन मरहला है कि इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन वो जो बुनियादी सवाल है कि अगर आपने ये पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया तो उसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? इवन वो भी हिस्सा जो कि कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, चले वो आप आम आदमी से, पब्लिक से कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को तो इन कैमरा वो दिया जाता, तो इसका ऑथर कौन है? ठीक, एक्चुअल ऑथर इस पूरे ड्राफ्ट का है कौन? अगर पार्लियामेंट नहीं है इसकी बुनियादी ऑथर, तो फिर हम इसमें हमेशा से वो रहेगा, तनकीद का पहलू इसमें आता रहेगा। हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था, हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान नहीं हो सका इम्प्लीमेंट। तो जब भी आप इस मैग्नीट्यूड की पॉलिसी बनाते हैं जिसके बारे में कहा गया कि कई साल से इस पर काम हो रहा था, तो मुझे नहीं पता कि कई साल से अगर काम हो रहा था तो इससे पहले वाली पार्लियामेंट को भी इन डाक रखा गया, उससे पहले वाली पार्लियामेंट को भी इन डाक रखा गया, तो बना कौन रहा है पॉलिसी और डिस्कस कहाँ हो रही है ये चीजें? तो अब आपने एक ड्राफ्ट बना के हमारे सामने रख दिया, ठीक है, हम उसे देख भी लेंगे, उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, उस पर डिबेट भी कर लेंगे, लेकिन वो फिर एक नेशनल कंसेंसस इस पे हमें जब तक आप इवॉल्व नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कोई भी पॉलिसी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल।
जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, जिस तरह अभी बाल साहब ने जो बात की, ये कहा जा रहा है कि इसको 7 साल लगे इस डॉक्यूमेंट को बनाते हुए, और माजरत के साथ जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की किसी स्पीच का ये कोई एक्सेप्ट जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही सारी चीज़ें थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जो तकरीरें हैं उनमें उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अगेन वो जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जी कैसे होना है वो मिसिंग है। मिसाल के तौर पे यही बात की गई जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हमने बेहतर करना है, वरना हम जो है वो माशी तौर पे जो है वो हम खुद मुख्तार नहीं हो सकते, हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो इम्बैलेंस है, एजुकेशन के हवाले से बस ये कहा गया कि जी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, कैसे करनी है किसी को नहीं पता। क्लीन एनर्जी जी बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत इशू आ रहा है वगैरह वगैरह, अगेन कैसे करना है नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान इस पर जो छोड़ जाती है, लगता है सिर्फ एक मतलब एक वो जिस तरह हेडर दिया हुआ है और उसके नीचे आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपने कैसे पाया इस जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पोर्शन पब्लिक नहीं किया गया, दर हकीकत उसमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह वादे किया गया है, कुछ प्लान दी गई हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो चीज पब्लिक नहीं की क्योंकि वो डेफिनेटली उसमें मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व है और वो हमेशा कोई भी नेशन जो है वो उसको पब्लिक में नहीं लाती। ये जो समझने की बात है वो ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी जब भी हम बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनती है और इसी तरह एक इंटरनल पॉलिसी बनती है, तो ये दो बेसिक मिनिस्ट्रीज जो हैं ये अपनी अपनी पॉलिसी बना के पॉलिसी गाइडलाइंस देती हैं, तो बाकी तमाम जितने भी अदारे हैं वो अपने तौर पे एक प्लान बना लेते हैं। डेफिनेटली हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे तो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंसिव पॉलिसीज मौजूद थी। ये तो नहीं है कि उसके बगैर दिफा हो रहा था। तो सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से नहीं की होती और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की शक्ल में नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब ये है कि जो कुछ भी कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी कुछ कर रहा है वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करे उस आइडियोलॉजी को, उस थॉट प्रोसेस को जो कि सेंट्रल है और जो गवर्नमेंट ने अपने लिए मुकर्रर किए ऑब्जेक्टिव तो उनको कंट्रीब्यूट करे। लिहाजा इन्होंने वो कोऑर्डिनेशन का काम किया है। पॉलिसीज बहुत हद तक पहले से मौजूद होंगी, कहीं हो सकता है कुछ नई इनपुट वगैरह भी दी गई हो, और वो जो कहते हैं 120 मीटिंग्स हमने की उसमें वो कोऑर्डिनेशन वगैरह। जनरल साहब, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? ये भी एक सवाल उठ रहा है कि माजी से मुख्तलिफ किस तरह है? फिर डिफरेंट बहुत है। उसकी वजह ये है कि पहले अगर आपने हुकूमत की सतह पे ये चीजें नहीं रखी हुई तो हुकूमतें बदलती रहती हैं। नतीजा ये है कि वो पीसमील डीलिंग या किसी ने इंडिपेंडेंट अपने को जाके, अगर मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आपने देखी और उसमें कोई मिनिस्टर मुकर्रर हो गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी सोच के मुताबिक काम शुरू कर देता है। चूंकि ऊपर से उसको कोई गाइडलाइन एज सच नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, तो नतीजा ये कि वो हो सकता है कि जो चीजें एक प्लान की शक्ल में उसके पास मौजूद हैं वो दूसरों से आइसोलेशन में बनाई गई। ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो लिहाजा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव आप जब अपना फिक्स करते हैं तो वो बड़ा जरूरी है कि वो फिर सबके ज़हन में वही और उसके मुताबिक हर चीज जो आप प्लान करें जिस भी मिनिस्ट्री में बैठ के वो कंट्रीब्यूट करे उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये तो ठीक है, इन्होंने काम किया होगा इस पे, लेकिन असल चीज ये है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव देखे या मैंने जो बातचीत इसमें पढ़ी है, जिसकी आगे एग्जीक्यूशन का पोर्शन होगा अलहदा, उसमें कमी यही नजर आती है जो मदर भी बात कर रहे थे कि आपने अपनी एक सेंट्रल थीम नहीं दी कि आप एक रियासत, कौन सी रियासत की शक्ल क्या होगी आप। दूसरी चीज है वसाइल। सबसे बड़ा इशू इस वक्त इकोनॉमी का है, और अगर आप ये कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी एजुकेशन के लिए और वो फलां लेवल तक फ्री एजुकेशन, तो उसके लिए फिर पैसा चाहिए। सो पैसे का मसला इतना बड़ा है कि, या इसी तरह डिफेंस के बारे में आपने बात की है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इंडक्ट की जाएगी, सेल्फ सफिशिएंसी रखी जाएगी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री यही सेल्फ रिलायंस से बनाई जाएगी, सबके लिए पैसा चाहिए। तो वो जो इशू है वो यूं लगता है कि जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती ये सारी चीजें आपके लिए एक ख्वाब होंगी। एक प्लान तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं है। तो ये इसमें मुझे गैप नजर आता है। इसी तरह बात चीजें छोड़ दी गई हैं। बात का जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान होती है इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज की भी सिक्योरिटी का होता है। इन्होंने मोटी मोटी चीजें, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह, ये चीजें इन्होंने हैंडल की हैं, लेकिन इसमें बाद इश्यूज जो हैं, बाद ऐसे इंपॉर्टेंट
एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए गए, हो सकता है किसी लेटर स्टेज पे करें, लेकिन बात वही है कि हर चीज के लिए आपको अल्टीमेटली पैसा चाहिए। तो इस वक्त तो सब जो कुछ भी करना है वो इकोनॉमी को सीधा करने के लिए करना होगा। फिर इसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन, जब आप कहते हैं कि हमने की नेशनल लेवल पे प्लान बनाई, तो पार्लियामेंट का रोल उसमें नजर आना चाहिए। सही। कोई भी काम जो आप पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बगैर करते हैं उसकी परमानेंसी नहीं रहती और बिल्कुल ठीक। हाँ, उसकी ओनरशिप नहीं होती नेशनल लेवल। बिल्कुल ठीक ठीक। इस पे भी आगे जाके बात करते हैं। राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। राजा साहब, आई कैन बी रॉन्ग बट द फील दैट आई गॉट, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच का जो है ना, कोई पेपर इधर उधर रह गया हुआ है, कोई एक्सेप्ट जो है वो उसका नजर आ रहा था मुझे, जिसमें बाकायदा वही सारी चीज़ें थी ऑलमोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे, लेकिन अगेन उसको कैसे करना है, वो एक्शन जो है वो उसमें मिसिंग सब कुछ जो है वो नजर आ रहा था। आपने किस तरह इसको पाया जब आप इसको देखते हैं? क्योंकि अगेन वही वाली सारी बातें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे होगा नहीं पता, अगर आपने जो है वो लोगों को आपने सेफ्टी नेट में उनको लंगर खाने बचाएंगे, एहसास बचाएगा, मतलब वो लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई स्पीच जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, जरा लंबी वर्जन उसकी। किस तरह आप देखते हैं इसको? जी, आपने खुद ही, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी जो अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अभी रीडिंग है, पहली रीडिंग, उसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ वादे नहीं होती कि इसका प्रोसेस कितना कंसल्टेटिव था और ये आगे क्या होगा, क्योंकि ये सारी बातें तो पहले भी कही जा चुकी हैं। जैसे आपने कहा, वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं, इनसे पिछले वज़ीर आज़म भी यही बातें करते थे, कोई नई बात नहीं है। अब सवाल ये कि ये स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में फ़र्क ये होता है कि पॉलिसी आपके जो अहदाफ होते हैं, जो आपके ऐलानात होते हैं, रियासत की कमिटमेंट होती है, उसका इजहार होती है, और जो स्ट्रैटेजी है वो हिकमत अमली होती है कि आपने उन अहदाफ को कैसे हासिल करना है। तो अभी स्ट्रैटेजी तो सामने नहीं आई, इसलिए मैं समझता हूँ ये काम अधूरा है, नामुकम्मल है। वो बनाएं जिसको कि सब ओन करें, वो एक नेशनल और नेशनली ओन्ड पॉलिसी हो, और इसलिए इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। अलबत्ता मैं बात ये जरूर कह दूं कि एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक खला था, कोई इस तरह की पॉलिसी पहले नहीं थी, तो चलिए मैं इसको एक बेबी स्टेप समझता हूं कि कोई चीज तो सामने आई है रियासत की तरफ से, और अब उसके ऊपर इट कैन बिकम अ गुड बेसिस टू फर्दर इम्प्रूव इट। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है, और उसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मोईद यूसुफ को भी और गवर्नमेंट को भी, कि उन्होंने ये किया है। चले उजलत में भी किया तो सही। अच्छा, ये एक बात जिस पे आप तीनों जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं, माज़ी साहब की तरफ लेके जाती हूँ। ऑब्वियसली वो स्टेक होल्डर्स का मामला है, और ये इसमें एक बड़ा जो है वो बहुत मसला जो है वो सभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को, बिलखुसूस अपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बेशक 600 स्टेक होल्डर्स आपने जो है जो कहा जा रहा है जी हमने 600 लोगों से जो है वो इस पर बात की, मशावरत की, उसके बाद ये बनाई। माज़ी साहब, तो इसमें जो इस वक्त सिचुएशन है, हम जिस तरह देखते हैं, जो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं, गो के मोईद यूसुफ साहब आप ये कह रहे हैं कि जिसको पार्लियामेंट में ले आएंगे, क्या आप समझते हैं कि वाकई ही वो पार्लियामेंट को सीरियसली उस तरह लेंगे, पार्लियामेंट में वाकई लेके आएंगे, और जो तजावीज़ आएंगी अपोजिशन की तरफ से उसको इनकम्पस करेंगे? क्योंकि उसके बगैर तो लाइक यू सेड एंड लाइक ऑल द अदर गेस्ट सेड, इसकी कोई हैसियत उस तरह नहीं रहेगी, उसकी ओनरशिप जो है वो नहीं रहेगी, उसका बहुत मसला रहेगा। डू यू सी दैट हैपनिंग, कंसिडरिंग जो पास्ट है हुकूमत का और अपोजिशन का इस वक्त? देखिए, ये कहा गया है ना कि 7 साल से इस पर काम हो रहा है जी, तो मुझे बताएं ना कि इसका ऑथर कौन है? कोई एक ऑथर है, 2 ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर है? कौन है ऑथर? किसने ये आइडिया इनिशिएट किया था? उसका है कहीं जिक्र इसमें कि किसने आइडिया इनिशिएट किया था? क्योंकि पार्लियामेंट तो नहीं नजर आती, ये भी नहीं, पिछली पार्लियामेंट भी हमें नजर नहीं आती, तो फिर आइडिया किसने इनिशिएट किया था ये? और फिर अगेन मैं कहूंगा कि जब आप पॉलिसी की बुनियाद रखते हैं तो मुझे इस पॉलिसी में बुनियाद नहीं नजर आ रही। बुनियाद होती है कि रियासत को हमने कैसा बनाना है, उस रियासत को हमने कैसे लेके चलना है, किस डायरेक्शन में लेके चलना है। हम वो चीज़ें, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट आप कर देंगे जो मुख्तलिफ पॉलिसीज से, तो उससे मसला नहीं हल होगा। हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है पॉपुलेशन प्लानिंग की, हमारे यहाँ ये मामले को सेंसिटिव नेचर का कर दिया गया है कि जी इस पर बात नहीं हो सकती जी। तालीम सिर्फ सबके लिए एक नहीं मसला है, तालीम सबके लिए अच्छा मसला है। तालीम, आप सिलेबस आपका जाके देखें तो कि सिलेबस तैयार क्या हो रहा है आपको अंदाजा है कि क्या टेक्स्ट बुक में पढ़ाया क्या जा रहा है हमारे यहाँ? तो हमें उस पे नहीं, मुझे नहीं पता वो 600 लोग यकीनन बहुत एमिनेंट स्कॉलर्स होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे,
मैं हमेशा से इस बात को डिबेट करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मदरसा रिफॉर्म नहीं, स्कूल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आप हमारे यहाँ एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में हम कह देते हैं कि उर्दू को राइज करो, कौमी ज़बान है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए कई टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। आप चले जाएं पूरी जुडिशियल सिस्टम में आप चले जाएं, आप जाके तलाश कर लें, आपको मिलेंगी। तो पहले आप तैयारी तो करें, पहले आप उस चीज की तैयारी तो करें। एक चीज कैसे नाफिज की जाएगी जब ग्राउंड पे कुछ नहीं है उसके लिए। लेकिन आपके साथ जनरल साहब की बात से मुत्तफिक है, जनरल साहब बात कर रहे हैं कि ये उसका वो जुज है जो पब्लिक किया गया, जो जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है या किस तरह करना है, वो डॉक्यूमेंट है जो शाया नहीं किया गया। आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, वो मुझे नहीं पता वो कौन सी चीज़ है जो नहीं की गई। जो चीज़ नाफिज की गई है, मैं तो उसी के फ्लॉज को देख सकता हूँ ना, या उसकी अच्छी बातें देख सकता हूँ कि इसमें चले कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। लेकिन मुझे लगता यही है कि चूंकि आपने अब ये आफ्टर थॉट है, यानी एक चीज़ आपने बना ली, अब आप पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं कि भाई इसमें कर लें, आप तलाश कर लें, तो शुरू में क्यों नहीं इन्वॉल्व किया उसमें आप इस वक्त के या पिछले प्राइम मिनिस्टर को इंगेज कर लेते और कुछ लोगों को इंगेज कर लेते हैं। मुझे नहीं पता उन 600 हुकूमत ये कहती है कि हमने ऑपोजिशन को जब दावत दी तो ऑपोजिशन ने उस वक्त कहा कि जी हम नहीं आएंगे। आपको याद होगा मोहिद यूसुफ साहब ने जिस वक्त ब्रीफिंग देनी थी तो उस वक्त ऑपोजिशन ने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो हुकूमत उसको जवाब बना रही है। ये मारिया, ये 7 साल की पॉलिसी है ना, 7 साल से काम हो रहा था ना, उससे पहले कौन था? मतलब ये कंफ्यूजन है ना, इसको डार्क में रखा जा रहा है ना इस चीज को, कि इसका असल ऑथर कौन है इसका। ये अगर 7 साल में, तो 7 साल पहले तो मोहिद यूसुफ साहब नहीं थे, फिर कौन था? तो यहां आप इस चीज को अगर सीक्रेट रखेंगे, आप ऑथर को ही सीक्रेट रखेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट का क्या बनेगा? वो ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें वो कॉन्फिडेंशियल होंगी। मुझे नहीं पता कि उनमें से कितनी चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। मतलब बकौल एहसन इकबाल साहब के ये एक हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट था जो हमने बनाया था हमारी हुकूमत ने, ये उसी को लेके जो है वो शाया कर दिया गया। क्योंकि आप ये बात करते हैं ना, देखिए हम सिक्योरिटी के हद तक वो कर रहे हैं इसको, इसका मसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। आपकी बुनियाद क्या है इस पॉलिसी बनाने की? आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एजुकेशन स्टेबिलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ना है या किसी और चीज के तरीके से आगे बढ़ना है? तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अच्छा डॉक्यूमेंट नजर आता है, बहुत अच्छी एफर्ट है। मैंने फिर कहा कि कम से कम किसी चीज पे काम तो हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसको मैं अभी भी इसको एक नेशनल लेवल की पॉलिसी कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। राइट, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ को बरतानिया ने निकाला है या हुकूमत उनको वापस लेकर आएगी? चंद दिनों से हुकूमत खुद इस पर कभी एक मौक़िफ़ और कभी दूसरा मौक़िफ़ लेती है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने PMLN को अपने निशाने पर रखा हुआ है, क्योंकि कारकर्दगी और डिलीवरी के हवाले से उनके पास दिखाने को इस वक्त कुछ नहीं है। इसलिए कभी एक ट्रक की बत्ती तो कभी दूसरी। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। रज़ा साहब की तरफ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए कि आज जो है वो शहबाज गिल साहब ने क्या बात की, जरा पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी। हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे, ना छल्ली देंगे। आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं, तो ये डील नहीं मिलने वाली। मैं तो उन्हें 3 दफा हॉस्पिटल में मिला हूँ। वो तो उस टाइम पांव पड़ते थे, मिन्नतें करते थे, माफिया मांगते थे कि किसी तरह जाने दें, मैंने मर जाना, मैं बीमार हूं। बुनियादी तौर पर वो यहां से भागना चाहते थे। अच्छा रज़ा साहब, इस वक्त जो लगता है वो ये है कि जब भी हुकूमत ने कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना होता है जिसपे बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा, अभी मिनी बजट आया, फिर कल पेट्रोल भी जो है वो महंगा हो गया,
तो एकदम से उनको याद आता है कि जी नजरें हटाने के लिए अपनी कारकर्दगी से जरा हम नवाज शरीफ की जो है वो फिर से वापसी की बात करें, उनको वापस आना चाहिए ना आना चाहिए, दैट्स डिफरेंट डिबेट, वो एक और डिबेट हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को तभी नवाज शरीफ की याद सताती है जिस वक्त उनको लगता है कि अनपॉपुलर कोई डिसीजन और इस पर बैकलैश बहुत आएगा। क्या कहेंगे इस पर? जी शुक्रिया मारिया। देखिए बात ये है कि ये आपने बिल्कुल सही एक ट्रेंड दिखाया है, और ये कोई पीटीआई गवर्नमेंट का नहीं, सभी सियासी हुकूमतें जो हैं वो यही करती हैं कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह की शोशे छोड़ती हैं। यही गिल साहब की अगर आप बातें सुन लें, आलू और अव्वल तो इस तरह की मुझे समझ नहीं आती कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल किए बगैर भी अपना मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह मौसर तरीके से पेश कर सकते हैं। लेकिन छल्ली, बर्गर, चिकन पीस, आई नो ये अवामी बातें हैं, लेकिन ये ज़ेब नहीं देती वो शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म का तर्जुमान हो, क्योंकि ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की, फिर अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर तो ये अफसोस की बात होती है कि एक 22 करोड़ मुल्क का न्यूक्लियर रियासत का के जो तर्जुमान है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। जहाँ तक रही नवाज शरीफ की बात, देखिए वो खुद ही गवर्नमेंट ने, आपने खुद ही कहा कि इन्होंने भिजवाया था काबीना के फैसले से, और उस वक्त वाकई जो इनकी अपने मेडिकल कमीशंस की रिपोर्ट्स थी वो यही कह रही थी। अब वो झूठी हैं सच्ची हैं ये तो फिर खुद बताएं ना, फिर उसका खुद माफ़ी मांगे, एहतसाब करें। और अभी मसला यूँ है मारिया कि नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत हो रही है, इसकी अफवाहें, इसकी कई खबरें बड़े हफ्तों से गर्दिश में हैं, और वो बात किन मौज़ूआत पे हो रही हैं वो भी सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उसकी तब्दीली के लिए, उसके बदलावे के लिए नवाज शरीफ का बड़ा अहम रोल है, और वो बात जो है वो बड़ी क्लियर है। अब वो क्या किस नहज पे बात पहुंची है हमें नहीं मालूम, लेकिन इससे एक पैनिक और एक एंग्जाइटी ज़रूर है गवर्नमेंट में कि खिचड़ी क्या पक रही है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना में कहा था कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें हो रही हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं करप्ट लोगों को दोबारा नहीं इक़्तिदार में आने दूंगा। फिर अभी उनके परवेज़ खटक साहब ने थोड़ी सी मुबैना तौर पे सख्त बातें की, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और अगर आपको ज़्यादा शौक है तो वज़ीर-ए-आज़म बदल लें। कुछ ऐसी इन्हीं अल्फाज की बातें रिपोर्ट हुई हैं, बाद में डिनाई हो गई जैसे हमारे करते हैं सियासतदान। लेकिन इससे यही हो रहा है ना कि पैनिक की सिचुएशन है, और उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और जाहिर बात है वो उसमें जो कुछ भी होगा अपोजिशन के साथ उसमें नवाज शरीफ एक सेंट्रल फिगर हैं, जो, और वो उनकी ही मर्जी से अगर तरीके एतमाद होनी है या मुस्तकबिल के जो इलेक्शंस का फैसला होना है या मुख्तलिफ चीज़ें होनी है, बड़ी चीज़ें भी तो बड़े स्टेप्स बाकी हैं, उसमें उनकी राय ली जाएगी। और चूंकि उनकी दोबारा से सियासी हैसियत लेजिटिमाइज हो रही है या हो चुकी है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पीटीआई को होगा, क्योंकि पीटीआई की सारी सियासत और पावर में आना इसी बात की दलील थी कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उनकी सियासत और उनकी मुबैना करप्शन को नफी कर दिया जाए। तो ये तो 2.5-3 साल में सर्कल जो है वो फुल सर्कल हो गया, जहां से बात चली थी वहीं पे आन के सभी फरीकैन खड़े हो गए हैं। अब देखिए कि क्या होता है आगे। इसीलिए हमारे तर्जुमान साहब जो हैं और हमारे वजीर आजम और काबीना वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। कल शेख साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की कि जिन लोगों का सर पे हाथ जी उसमें भी आऊंगी आगे जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल जी। मैं जरा जनरल साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जनरल साहब, गिल साहब की जो बातें हैं उससे दो बातें जो हैं वो वाजे हो रही हैं। एक तो ऑब्वियसली जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कभी कहा जाता था जी बरतानिया उठा के नवाज शरीफ को वापस रिपोर्ट कर रहा है इसलिए वो अब जो है ये वापसी की बातें कर रहे हैं और वो इसमें अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं। अब बात कुछ जो है वो और की जा रही है, डील की बातें की जा रही हैं, हमसे डील मांगी जा रही है। फिर गिल साहब वैसे तो आई एम सॉरी उनका क्या ये स्टैचर है कि ये नवाज शरीफ को या शरीफ खानदान में से लोगों को मिलने जाएं जेल में और वो इनसे भीख मांगे कि जी हमें डील जो है वो दिलवा दी जाए। फिर आप कह रहे हैं जी हमें उनके अज़ाइम बेसिकली जो बात करते वो बाहर जाना चाहते थे, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। दैट मीन्स आपको उनके अज़ाइम पता थे। तो आज अगर आप ये कहते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ है तो यू आर पार्ट एंड पार्सल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने आप उसमें उस जुर्म में आप शरीक हैं अगर आप ये कहते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ है और उसको नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंफ्यूजन है हुकूमत में जिसकी तरफ जिसकी सारी जो मेरा अगर मैं देखूं जो उसकी असेसमेंट करूं तो जो रजा बात कर रहे हैं, जो ये चेमगोइयां हो रही हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं हुकूमत में ये अनरेस्ट आ रहा है। देखिए अनरेस्ट तो है, लेकिन ये कहना कि हुकूमत जिम्मेदार है इस बात की कि नवाज शरीफ बाहर गए ये गलत है। पहली बात यह है कि यहाँ की अदालतें जिम्मेदार हैं 200%।
यही वो जज हैं जिन्होंने कहा था कि इनकी जिंदगी की कोई जमानत दे दे 48 घंटे की। यही वो जज हैं जिनको 7 अरब रुपए का बॉन्ड कहा था कि इनसे दस्तखत करवाए जाने से पहले उन्होंने नहीं करवाया। यही इनके अपने कोलिशन पार्टनर है जिन्होंने कहा कि ये अगर यहाँ पे नवाज शरीफ की जिंदगी को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए। ये हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत एक कमजोर हुकूमत है इस वजह से कि वो अपने एक कोलिशन है, कोलिशन पार्टनर के बगैर हिल नहीं सकती। अदालतें जो हैं वो मियां साहब की जेब में हैं। तो ये चीजें भी हकीकत हैं यहाँ की। लाहौर हाई कोर्ट उनके घर में जाके फैसले देता रहा है, उनके घर में जाके जमानतें पकड़ा के आता रहा है। कासिम शाह जो इनका चीफ जस्टिस था, शर्मनाक तरीके से जो घटिया से घटिया एक वकील बनने के अहल नहीं था वो चीफ जस्टिस बना हुआ, और उस शख्स ने जाके फिर इंसाफ बेचा। तो ये वो चीजें हैं जो हकायक हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर इन हकायक से हम ये समझें कि मियां साहब इनोसेंट है तो मेरा ख्याल है बदकिस्मती है इस मुल्क की। अगर इनोसेंट थे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा कराते, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा कराने की दलेरी कर सकते हैं वो हर तरह का जाली काम कर सकते हैं। वो जाली वोट भी डलवा सकते हैं, इलेक्शन रिग भी कर सकते हैं, हर तरह की उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो ये करेंगे। लिहाजा एक चीज वादे है कि वो सादक और अमीन नहीं है किसी भी वजह से। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहां पे हम वकालत करने उनकी बैठ जाते हैं, तभी तो यहां की सियासत कभी साफ नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि हम बदकिस्मती की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा उसकी वक़्त नहीं देता गिल साहब की बातों को। ये उनको अपनी जगह पे हो सकता है कि कोई वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हों, उनको परेशानी हो कि शायद कोई भूचाल आने वाला है। ठीक है, आ सकता है, लेकिन वो इस मुल्क की बदकिस्मती की वजह से आ सकता है और कोई वजह। अच्छा जनरल साहब, बड़ी माजूर के साथ थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। आपने कहा कि इसमें इस हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। सर, जो अदालत ने डिसीजन लिया या अदालत के जो भी रिमार्क्स थे, वो जो गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया था, मेडिकल बोर्ड बनाया था, जिसने एक जो तस्वीर खींची थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी बेसिस पे जो है वो डिसीजन आया। फिर साथ ही साथ जो ये लिखा गया कि आप जो है वो इनकी हेल्थ रिपोर्ट्स जो है वो आप जो वहाँ पे एम्बेसी है वो आपको हेल्थ रिपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी, यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर एक्सेट्रा, जो भी वो भी हुकूमत को 9-10 महीने बाद, नवाज शरीफ साहब के 9-10 महीने जाने के बाद याद आया, जब मीडिया में शोर मचा। और उस वक्त भी मेरा ख्याल इसी तरह कोई कारकर्दगी पे जो है वो सवालात उठ रहे थे, तो उनको याद आया इन चीज़ों का। मैं आपको बता देता हूँ, आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के टेक्नीशियंस को खरीदा गया। आप क्या करेंगे? करप्ट माफिया के हाथ इतने लंबे हैं और जेब में पैसा इतना ज्यादा है कि आज रियासत उनके पांव में पड़ी है, कमजोर है रियासत। आप हकाइक को देखें। आज कोई डिपार्टमेंट आप नैब ले लें, उसके अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, पैसे लेते हैं, इनकी कोई केस आगे नहीं चले। आप FIA ले लें, आप FBI ले लें, कोई डिपार्टमेंट ले लें, इस मुल्क का डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं। ये वो हकाइक है। आप उन हकाइक को फेस नहीं करते, लेकिन हम सती बातें करते हैं कि ये हो गया वो गया। सर नहीं। लेकिन सर अगर इजाजत है, जिस बड़े की तरफ जा रही है, जनरल साहब अगर मुझे इजाजत है, आप चले मैं आपकी बात अगर मान लूं, आपके पास ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं तो होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस वक्त नवाज शरीफ चले गए, बाहर चले गए, 9-10 महीने बाद इस हुकूमत को याद आया कि नवाज शरीफ बाहर गया हुआ और हमें रिपोर्ट्स चाहिए। इस टाइम में किसी ने नहीं मांगी रिपोर्ट्स, किसी ने उनको चेक करने की कोशिश नहीं की। देखिए, हुकूमत हो या कोई भी बैठा हो, वो ऑन द फेस ऑफ इट उन रिपोर्ट्स को ठीक समझेगा। नहीं सर, मैं तो ये बात कर रही हूँ सर, मैं ये बात कर रही हूँ कि जब नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया और ये कहा गया कि आपने, हुकूमत ने वहां से एम्बेसी के थ्रू रिपोर्ट्स जो है वो लेनी है, उन रिपोर्ट्स का भी गवर्नमेंट को तब तक ख्याल नहीं आया जब तक मीडिया में शोर नहीं मचा। 9-10 महीने गुजर चुके थे और उस वक्त भी कोई अनपॉपुलर डिसीजंस ली गई थी जिसकी वजह से ओनर शिफ्ट करने की कोशिश हो रही थी। आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट की कोताही, लेकिन एक दफे एक आदमी हाथ से निकल गया, बाहर चला गया तो चला गया। आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सके आप। असल मसला यही था कि यहां से बाहर जाना वो आप रोक सकते थे अगर अदालतें इस मामले में इस तरह घुटने न टेक। किसी जगह पे कोई कानून दुनिया में ऐसा मुझे बता दिया जाए जहां एक आदमी सजा याफ्ता जेल में पड़ा हो और उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दे अदालत। उसका तरीकाकार ये है कि उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है। अगर वो जेल में इलाज नहीं हो सकता तो हॉस्पिटल में रखा जाता है, और हॉस्पिटल में भी उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता है। सही है, बिल्कुल ठीक ठीक। वो सजा काट रहा है। यहां तो जो कुछ यहां पे हुआ है वो तो किसी बनाना रियासत में नहीं होता। आप क्या बात कर रही? ये पैसा है, ये चल रहा है धड़ाधड़।
असल दुख ये है कि सर लेकिन सर खरीदी जाती है। मैं जरा आगे मर साहब की तरफ चलती हूँ। मर साहब, अगर जनरल साहब कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि टेक्नीशियंस को खरीदा गया है, तो मैं उसको डाउट नहीं करती, ऑब्वियसली उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रेडिबल होती है। बट एट द सेम टाइम हुकूमत इन सब चीज़ों से वाकिफ थी कि किस तरह इनग्रेस है शरीफ खानदान की इन इदारों के अंदर। उसके बावजूद अगर उन रिपोर्ट्स पे जो मेडिकल बोर्ड इन्होंने खुद बनाया उस पर इन्हिसार किया गया, जिसकी बेसिस पे अदालत ने जो है वो फैसला दिया और उसको फिर हुकूमत की तरफ से चैलेंज भी नहीं किया गया, ठीक है, बॉन्ड की बात की लेकिन चैलेंज नहीं किया गया, तो क्या आज हुकूमत सारा अपना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदालतों पे या टेक्नीशियंस पे या किसी और पे जो है वो शिफ्ट कर सकती है? डाली नहीं जा सकती। एक सेकंड मैं जरा मारिया में एक बात कर दूं, से पूछिए। जी 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 जी। हुकूमत आज ये चीज साबित नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि ब्लड सैंपल उस वक्त दिए गए। अगर एक टेक्नीशियन कहे कि जनाब मैंने उसको जो चेक किया वो यही था, तो आप क्या करेंगे? सर मेरी गुजारिश, सर मेरी गुजारिश, सर गुजारिश, जी 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 जी, एक सेकंड। फैक्ट ये है कि उन्होंने बाहर जाके उसका कोई इलाज नहीं कराया, उनके प्लेटलेट भी ठीक थे, उनका कोई मसला नहीं। सर मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक हूं। हम भी सवाल करते रहे कि कब करा रहे हैं इलाज। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं और आप ये आज बात कर रहे हैं, हुकूमत को पता था कितना इनग्रेस है इनका इस सिस्टम के अंदर, तो आप शौकत खानम से करवा लेते सारे टेस्ट जो है। आप अगर आपने उस पर जो है वो क्रेडिबिलिटी की मोहर जो है वो आपको सल्व करनी थी, तो आप शौकत खानम से करा लेते। शौकत खानम से उस वक्त डॉक्टर फैसल भी जो है वो इन्वॉल्व थे जी। शौकत खानम सरकारी अदारा नहीं है, वरना तो जो सर डबल टेस्ट करा लेते ना सर एक आप सर्विसेज से करा लेते और एक बैकअप के तौर पर शौकत खानम से करा लेते देखने के लिए कि क्या है। ये तो सब बात की बातें हैं जी। चले तो मैं मर साहब की तरफ चलती हूँ। मर साहब, क्या आप समझते हैं ओनस शिफ्टिंग जो है अदालतों पे सिर्फ ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ अदालतों पे हम नहीं डाल सकते, वरना तो हम पनामा को भी डिस्कस कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें। अगर किसी का कहीं जोर चलता है तो इसका मतलब ये कि हमारी अदालतें ऐसी हैं जिसका जहां जोर चलता है वहां वो अपना काम करवा लेता है। मेरा ख्याल है इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ ये है कि आज भी तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है ना। ये मेडिकल बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि जी उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए जो रिपोर्ट्स उस वक्त सबमिट हुई थी। सवाल ये है कि जो भी टेक्नीशियंस, अगर अव्वल तो ये इंटेलिजेंस, अगर जनरल साहब समझते हैं कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पंजाब गवर्नमेंट को भी सबमिट करें और इस बोर्ड के सामने भी सबमिट करें कि जी इन टेक्नीशियंस को ख़रीदा गया था, इसके सबूत हैं, तो इससे तो ज़ाहिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन वहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो डॉक्टर्स, उनमें से कौन से कितने डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंस से है? हाँ, तो डॉक्टर फैसल भी थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी सबको लुक आफ्टर कर रही थी। अब डॉक्टर फैसल भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन भी एक क्वालिफाइड हैं। उन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया था ना, और वो मियाँ साहब के जाते वक्त तक इस चीज़ को डिफेंड करते रहे थे कि वो सीरियसली इल हैं। ये मैंने और आपने या किसी ने या जनरल साहब को, हमें तो नहीं पता ना मेडिकल उस प्रोफेशन का। हम तो उस पर जाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बोर्ड बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कौन है? पीटीआई की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बोर्ड बनाती है, उसमें वो अपने अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको रखती है उस बोर्ड के अंदर। वो एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं। अब या तो वो पूरा मेडिकल बोर्ड उन्होंने खरीद लिया या डॉक्टर फैसल को भी खरीद लिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी न्यूट्रल कर लिया, तब तो ये रिपोर्ट बनी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो चले गए। अब जो बोर्ड बना है, अब अगर ये बोर्ड ये कहता है कि वो सारी रिपोर्ट गलत थी, तो और लोगों के अलावा डॉक्टर फैसल को भी फिर जिम्मेदार करार दिया जाएगा, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी जिम्मेदार करार दिया जाएगा। और उस वक्त भी विफाक में फवाद चौधरी साहब भी, अब मुझे शहबाज गिल साहब का नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी इस चीज़ को कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चीज़ ये कि हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं दे सकते। हाँ, मियाँ साहब का मेरी नुक्ता नज़र से सबसे बड़ा वो ये था कि मियाँ साहब जब गए थे और ये कमिटमेंट दी थी, तो मियाँ साहब को 8 महीने नहीं तो कम से कम 10 महीने 10-11 महीने बाद वापस आना चाहिए। और वहाँ फिर वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसने वो डाउट्स क्रिएट किए। वो डाउट्स क्रिएट किए कि आप वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप प्योरली इलाज के गर्ज से गए थे, और आप इलाज की गर्ज से जब जाते हैं तो फिर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो मियाँ साहब के भी पार्ट पे
तो बहुत क्लीन चीज नहीं नजर आती। ये ऐसा नहीं नजर आता कि मियाँ साहब सिर्फ बीमार थे और जाके तो बीमार थे तो ठीक हो गया ना। बिल्कुल, उस पे तो हम सब सवाल उठाते रहे हैं मल साहब, बिल्कुल। तो ये साहब आती हूँ आपकी तरफ। जी जी मल साहब कंप्लीट कीजिए। ये बड़ी बेसिक चीज है कि कोई एक फरीक नहीं है इसमें इन्वॉल्व। हम किसी एक फरीक को इन्वॉल्व नहीं करार दे सकते। इसमें रहा है, हमारी जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज रही है, ठीक है, हमारे बाकी इदारे भी कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसे हम वन साइड ऑफ द स्टोरी नहीं देखते, देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। जी जनरल साहब क्विकली। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेडिकल बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं अभी हॉस्पिटल में था, मेरा मेडिकल बोर्ड था, जो रिपोर्ट लेबोरेटरी भेजती थी आंखें बंद करके बोर्ड उसको डिस्कस करता था कि इस चीज के ऊपर अब इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये वाकई डिजीज सीरियस है या नहीं है, बोर्ड ये देखता है। बोर्ड को ये नहीं पता कि रिपोर्ट जो बनाई गई है वो ठीक है या नहीं है। रिपोर्ट आती है, वो हर दफा कंपेयर करते हैं पिछली रिपोर्ट से अगली को, और ये टेक्नीशियंस ने बनानी है, जो हर जगह इसी तरह ही होता है। मेडिकल बोर्ड जाके खुद रिपोर्ट नहीं बनाता वहां, ना ही बोर्ड लेबोरेटरी में जाते हैं। क्या करता है बोर्ड? जनरल साहब अगर मुझे इजाजत दें, जनरल साहब अगर मुझे इजाजत दें, एक तो ये कि आपका केस और नवाज शरीफ का केस मेरा ख्याल है बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे डाउट्स ऑलरेडी मौजूद थे। फिर इजाजत दें सर, अगर इजाजत दें, हमेशा ये होता है कि आप सेकंड ओपिनियन जो है वो लेते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और लैब के चले जाते हैं जिसपे आपको एतबार होता, मिसाल के तौर पर शौकत खानम, तो मेरा ख्याल है सारी डिबेट जो है वो नहीं हो रही होती। ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि क्या डॉक्टर राशिदा जो है वो जाके खुद उन्होंने जाके लेबोरेटरी में रिपोर्ट बनाई? वो तो किसी ने बनाई ना, उन्होंने तो रिपोर्ट की बुनियाद पे देखना। अब बात ये है कि एक सेकंड मारिया, एक सेकंड देख ले, जितना कन्विंसिंगली वो बात कर रही थी, जितने कन्विंसिंगली डॉक्टर फैसल कह रहे थे, उन लोगों के बयान तो देखे उठा के, वो तो कन्विंस थे। मेरी बात सुन, टेक्नीशियन ने रिपोर्ट दी और बोर्ड ने उसको मोहर लगा दी। इस तरह बोर्ड जिम्मेदार होगा ना ये सारी चीजों का। मतलब एक मिनट जरा, मुझे बात यह है कि यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट हर किसी ने उसको दुरुस्त माना, और जब बाहर जाके शकूक व शुबात बनने शुरू हुए कि वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई इलाज नहीं हो रहा, तो फिर सबने शक करना शुरू किया। मैं जहां अदालत को ये कहता हूं, आज मजहर भी अभी बात ये कर रहे हैं कि मियाँ साहब को 10 महीने बाद वापस आ जाना चाहिए था, अगर 8 नहीं। क्या प्रॉब्लम थी? अदालत ने 7 अरब रुपए का क्यों नहीं उनसे करवाया ये बॉन्ड? एक तो आप कानून की वायलेशन में उनको बाहर भेज रहे हैं, और जब भेज रहे हैं तो बॉन्ड भी आप 10 नहीं करा रहे। तो सर फिर उसको हुकूमत वक्त चैलेंज भी तो कर सकती थी, उसको ये कह सकती थी हुकूमत वक्त उसके खिलाफ जो है वो अपील में जा सकती थी। 48 घंटे मिलते, 48 घंटे में तो मौत वाकया होनी चाहिए, बताया गया, अदालत ने ये कहा। सर मेरा ख्याल है चले वी आर गोइंग इन सर्कल्स, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मैं रजा का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब की तरफ जाती हूँ। रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त डिबेट चल रही है, जनरल साहब, मल साहब और मेरे दरमियान जो भी हम यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, क्या प्योरली इसमें हुकूमत जो है वो बरी ज़िम्मा है, हुकूमत का इसमें कोई जो है वो कसूर नहीं है? क्योंकि एक जो चीज़ चले, ये तो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो मेडिकल बोर्ड की निटिग्रिटीज़ हैं, दूसरी साइड पर यह भी तो है कि उस वक्त इत्तेहादी बाकी जो अपने लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जाने दें इसको बाहर, ताकि ये हो कि हमारे यहाँ से जो है वो नवाज शरीफ जितनी देर यहाँ पे रहेगा वो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाहर चला जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो वो जो डील की बात हो रही थी वो भी बीच में जो है वो शामिल थी। देखिए मैं सुन रहा था, आपका माइक ऑफ है, मैं उसमें इंटरवीन करना चाह रहा था। जी कि बात यह है कि जैसे कि मजहर साहब ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो खुद एक डॉक्टर भी हैं, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, पीटीआई की बड़ी पुरानी लॉयलिस्ट और सही किस्म की कारकुन भी हैं। तो बात यह कि उन्होंने तो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया को ये बताया था, अगर उन्होंने जाली रिपोर्टों की मबनी पे अपना ओपिनियन जो है वो शो किया था
तो फिर उनको अपना ओपिनियन बदल लेना चाहिए, और वो लोग जिन्होंने उनको जाली रिपोर्ट्स या जाली टेस्ट करके दिए उनको नौकरी से फारिग करना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर फैसल के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि इन दोनों लोगों ने गलत बयानी करके काबीना को या हुकूमत को गुमराह किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी हमने सुना है कि सेहत का महकमा किसके पास है, पीटीआई की मिनिस्टर के उसकी इंचार्ज है। पंजाब में गवर्नमेंट कौन है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो बात यह कि अगर वहां पे फ्रॉड हुआ है, और अगर हुआ, और हो भी सकता है, पाकिस्तान में तो सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन फर्ज कीजिए हो भी गया है, तो उस खिलाफ तो बड़ा वक्त है, 2019 की बात है। और हमें तो ये भी मीडिया में बताया गया था कि शौकत खानम की डॉक्टर्स ने जाके वहां से उनका ब्लड का सैंपल भी लिया था, इसको डिनाई नहीं किया था गवर्नमेंट ने। और डॉक्टर फैसल जो है वो उन्होंने खुद भी मायना किया था इस पूरी केस का, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो अब जब ये सब हो चुका है और ये नहीं हो सका, मियाँ साहब ने जो किया सो किया, वो एक अलग बहस है। वहां पे जाके क्या करना चाहिए था, सियासी सरगर्मियां करनी चाहिए, तकरीरें करनी चाहिए, वो एक अलग मौजू है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली एक मौजू हो रहा है कि अगर हुकूमत ने उनको गलत बयानी पे भेजा है तो गलत बयानी और फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करके सजा का उनको देनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी समझौते, किसी डील के तहत कुछ किया है तो फिर ये जिम्मेदारी उन पर आती है। ये जिम्मेदारी किसी भी तरह से वो नवाज शरीफ पर नहीं आ सकती, क्योंकि हुकूमत वक्त इमरान खान साहब के पास है, लोग उससे तवक्को करते हैं, और अदालतों का रोल होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल अदालतें करती हैं, मैं इससे भी इत्तफाक करूंगा कि अदालतें भी अपना पैंतरा जो है वो वक्तन फवक्तन बदल लेती हैं। अभी आप देखिएगा कि यही अदालत है, इसमें एक पिटिशन नहीं चली गई है कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको चैलेंज कर दिया जाए। पहले भी अदालतों ने यही किया था, अगर आपको याद हो तो जो केसेस बने थे नवाज शरीफ के खिलाफ जनरल मुशर्रफ के दौर में, कू के फौरन बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने सारे एक एक करके वो केस भी खारिज कर दिया था, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल कभी कर दिया। तो अगर नवाज शरीफ की पॉकेट में अदालतें हैं तो आज वो ताहयात नाअहल होके बाहर क्यों बैठे हैं, उनकी बेटी क्यों नाअहल बैठी है? वो तो सबसे पहले ये काम करेंगे ना कि वो अपने हक में फैसले करवाएंगे। तो मसला ये है कि यहाँ पर सिस्टम जो है उसको देखना चाहिए। सिस्टम बिल्कुल नाकारा, फरसूदा, मैनिपुलेटेड हो चुका है, और यही वजह है कि लोग इसको रोज देखते हैं। हमें तो इससे कोई गरज नहीं है कि नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान जो हैं, हमें तो पाकिस्तान के जो आम शहरी जिसको इंसाफ नहीं मिलता, हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उसका ट्रस्ट इन इदारों में क्या रह गया होगा, चाहे वो पुलिस हो या अदलिया हो या दीगर या ब्यूरोक्रेसी हो या हत्ता के पार्लियामेंट भी हो, क्योंकि ये सब इदारे जो है इस तरह से पाकिस्तान की गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो चुका है कि इन इदारों की ना तो ये अपनी मैंडेट के तहत काम करते हैं और ना ही ये पब्लिक के ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं। तो इस हाल में मारिया बात सारी यहाँ पर ये आती है कि हमने तो सोचा था और सुना था कि खान साहब इसको आगे ठीक करेंगे, एक ईमानदार वजीर आजम होगा और वो हर चीज फिक्स करेगा, लेकिन अभी 3.5 साल में तो कोई ऐसा एक इदारा, कोई एक ऐसा कोना जहाँ पे चाहे वो निजाम इंसाफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल बोर्ड्स हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, कि वो ठीक हुए हो। तो अभी इतना संगीन क्राइसिस है और उसमें हम उलझे हुए हैं इन्हीं मामलात पे कि नवाज शरीफ वापस आना कि नहीं आना। बिल्कुल ठीक। जी जनरल साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। मैं रजा की बात या मदर जो बात कर रहे हैं, चले उसको आप यूं तस्लीम कर लें कि बोर्ड भी जिम्मेदार है, बोर्ड को भी फांसी लगा दें, और भी लोग बहुत सारे इस हुकूमत के निकम्मे हैं, उन्होंने भी ये किया। लेकिन ये मुझे बताइए, अगर वो रिपोर्ट्स ठीक थी तो फिर नवाज शरीफ साहब का बाहर इलाज क्यों नहीं हुआ? वहां जाके ये क्यों नहीं मसला बना? सर ये तो हम सवाल करते रहे, नवाज शरीफ से पूछते रहे, उनके लोगों से पूछते रहे। जी मरियम एक सेकंड, वो बात अपनी जगह पे, हुकूमत की नाअहली बिल्कुल आप उनके जिम्मे डाल दें, हालांकि है नहीं इसमें, लेकिन बहरहाल आप डाल दें। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का फ्रॉड भी सामने रखें। ये फ्रॉड है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, किसी ने कुछ किया नहीं किया, वो अपनी जगह, लेकिन फ्रॉड है। अगर यहाँ पे जब आपने फ्रॉड है तो उस फ्रॉड में पूरा मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्व है, उस फ्रॉड में डॉक्टर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व है, मगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर ये फ्रॉड है, मेरी बात सुनिए, मगर आप जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि फर्ज कीजिए बोर्ड उसमें इन्वॉल्व था,
बोर्ड बड़ा बुरा है। मैं नेशनल लीडर की बात कर रहा हूं। बोर्ड करप्ट था, बोर्ड चोर थे, उनको बाद में सजाएं देते हैं। जिस चीज को आप नेशनल लीडर मान के बैठे हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसने फ्रॉड किया कि नहीं किया। तो ये दुख है। आप कहें ना, साबित हो गया। मेडिकल बोर्ड बनाया है ना अभी, वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है मदन भाई, साबित हो गया था, आए तो पहले साबित हो गया। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? मेरे दिल को तो छोड़े ना। मैं नवाज शरीफ को आप डिस्कस करेंगे, नवाज शरीफ को एज ए बोर्ड डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि जिसको आपने उंगलियां पकड़ाई वो सब ऐसे ही निकले। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें अयूब खान हमें भुट्टो दे गया जो आज दिन तक जान नहीं छोड़ रहा। हमें ज़ियाउल हक नवाज शरीफ पकड़ा गया जो खा गया। हमें जरदारी दे गया परवेज मुशर्रफ। फिर अब किसको जिम्मेदार? मैं तो रोना रोता हूं ये। तो फिर आप क्या करें? मैं और आप क्या करें? अब मैं ये कहता हूं कि आज तो सच बोले, आज तो बुरे को बुरा कहें। सर अगर वो आपको बुरा कह गए थे नवाज शरीफ, जब पैदावार ही ऐसी करेंगे तो पाकिस्तान की नवाज शरीफ को अगर नहीं गलत कह रहे हैं। नवाज शरीफ को अगर ज़ियाउल हक दे गया था तो इलेक्ट कौन करता है? ज़ियाउल हक कर रहा है, मैं कर रहा हूं। ओ सर, आप एक ग्राउंड बनाते ना, आप देखें ना, जज साहब इस बहस में ना जाएं। उंगली पकड़ के जवान करते हैं, जब वो हाथ खींचता है तो उसे गद्दार करार दे देते हैं आप। 30 साल से कभी आप लाते हैं, कभी जाते हैं। ये आप ये सिलसिला क्यों नहीं छोड़ देते? ये करने देना लोगों को फैसला फिर। अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, लोग जिम्मेदार होंगे। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती ना फिर ये। मदर मेरी बात सुनो। अभी हुए ज़िमनी इलेक्शन, ये मैंने करवा के दिए उनको कि मैंने जितवाया उनको या एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? अच्छा, तो फिर अगर लोग फर्ज करें, लोग चोर डाकुओं लुटेरों को लाते हैं तो मैं क्या करूं? मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं तो यही कह रहा हूं कि आपकी स्वीट फंसी हुई है उसी जगह पे कि ज़ियाउल हक लेके आया था। मैं उसके बाद 40 साल से बाकी लोग लेके आ रहे हैं, वो क्यों नहीं मुजरिम इस बात के? ओ सर, वो भी मुजरिम है, लेकिन उसके पीछे कौन रहा है? चलेंगे बहस करेंगे इस चीज पर। 88 में आईजीआई किसने बनाई? 90 में मेहरान बैंक का जिम्मेदार कौन है? ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। किसी दिन अगले किसी प्रोग्राम में इसको रख लेते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जैल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मल साहब आपका और रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।